जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज से हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की नई क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि यह बाल विकास की पहली क्लास रहेगी। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र सी-टेट, रीट, यूपी टेट, एमपी टेट, जितनी भी इसके साथ ही शिक्षक पात्रता परीक्षाएं होती हैं, उन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण एक सब्जेक्ट होता है। इसके लगभग 20 से 30 क्वेश्चनों के बीच में हर स्टेट का अलग अलग क्राइटेरिया रहता है, जैसा भी उसके अकॉर्डिंग पूछा जाता है। तो इस क्लास में हम जितने भी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से जुड़े जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, हम उन सभी प्रैक्टिस सेट को भी सॉल्व करेंगे। इसके साथ ही इसके चैप्टरों को भी हम विथ डिटेल समझेंगे। तो आज हम सबसे पहले चर्चा करेंगे, हमारा पहली क्लास रहेगी शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन विधियों के ऊपर। इस क्लास में जितनी भी महत्वपूर्ण शिक्षण अध्ययन विधियां हैं, उन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अंतःदर्शन विधि पर। कौन सी पे बात करेंगे? अंतःदर्शन विधि। जैसा कि हम इस क्लास में इन विधियों को ट्रिक के माध्यम से भी याद करेंगे, ताकि आप कभी इन्हें भूले भी नहीं और एक बार पढ़ने के बाद यह आपके माइंड में सेट हो जाए। तो पहले कौन सी आती है? आपकी अंतःदर्शन विधि। तो अंतःदर्शन का मतलब क्या होता है कि जिस चीज़ को आपको अंदर से महसूस हो जाए, आप उसको समझ जाएं, वही होता है अंतःदर्शन विधि। तब इसको याद कैसे करेंगे वो आपको लास्ट में बताता हूँ। तो अंतःदर्शन विधि के प्रवर्तक कौन है? तो प्रवर्तक हैं विलियम वुंट एंड टिचनर। कौन है बच्चों? विलियम वुंट और टिचनर। अब ये टिचनर कौन थे? तो आपको याद रखना है कि ये इनके शिष्य ही थे। कौन थे? विलियम वुंट के शिष्य का नाम क्या था? टिचनर। और ये कहाँ के थे? तो ये थे जर्मनी के रहने वाले। अब इस विधि की क्या विशेषताएं रही हैं, वह भी जानना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो जैसा कि अंतःदर्शन विधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है अंदर की ओर देखना। क्या होता है? अंदर की ओर देखना या अंदर की क्रियाओं को देखना, यह इसका अर्थ होता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करें कि अंतःकरण। अंतःकरण का अर्थ क्या होता है? यहाँ पर अंतःकरण से अर्थ होता है मन से भी। तो मन का निरीक्षण व विश्लेषण कर भावनाओं, विचारों, कल्पनाओं आदि का विश्लेषण करना, इसका अर्थ होता है। कहने को हम कह सकते हैं कि मन का निरीक्षण कर विश्लेषण करना। ठीक है। इसकी थर्ड विशेषता क्या आती है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है? सबसे महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यह मनोविज्ञान की, किस विषय की? तो मनोविज्ञान की प्राचीनतम विधि है। और मनोविज्ञान की प्राचीनतम विधि कौन सी है? तो आपको याद रखना है कि अंतःदर्शन विधि इसकी सबसे प्राचीन विधि है। और चौथा आता है कि इस विधि को आत्मनिरीक्षण विधि भी क्या कहा जाता है? आत्मनिरीक्षण विधि भी कहा जाता है, क्योंकि व्यक्ति स्वयं अपनी मानसिक क्रियाओं का अध्ययन स्वयं करता है। अर्थात हम इस वक्त जो पढ़ रहे हैं उसके बारे में हमारी क्या राय है, हम क्या सोचते हैं, वह हमारी अपनी अपनी मानसिक क्रियाएं होती हैं। आप उस बात को किस तरीके से समझ रहे हैं यह आपके ऊपर निर्भर करता है। तो यह हमने पहली विधि के बारे में चर्चा की, जो कि थी अंतःदर्शन विधि। अब हम दूसरी विधि के बारे में बात करेंगे। तो दूसरी विधि कौन सी है बच्चों? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। साथ साथ में आप भी कमेंट्स बॉक्स में अपने आंसर देते चलें, और अगर आपका इसमें से कुछ रह जाए तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर आप सबसे बेहतर होगा कि अपने नोट्स भी साथ में बनाते चलें। अदरवाइज़ आप जब चाहें वीडियो आप देख ही सकते हैं। सेकंड नंबर की विधि आती है। सेकंड कौन सी आती है? तो सेकंड आती है बहिर्दर्शन विधि। कौन सी आती है? बहिर्दर्शन विधि। क्या लिखा हुआ है? बहिर्दर्शन विधि। जैसा कि बहिर्दर्शन विधि के बारे में बात करें तो यह अवलोकन या निरीक्षण विधि के नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है? तो इसे अवलोकन या निरीक्षण विधि भी कहा जाता है। किस विधि को कहा जाता है? तो बहिर्दर्शन विधि को कहा जाता है, क्योंकि इस विधि में दूसरे लोगों के व्यवहारों का अवलोकन किया जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें आपके व्यवहार का अध्ययन किसी अदर व्यक्ति के द्वारा पता किया जाता है। ज़रूरी नहीं है कि हम आपसे ही क्वेश्चन पूछें, हम आपके दोस्त से भी आपके बारे में आपकी राय जान सकते हैं कि भैया आप क्या पसंद है, आप क्या खाना चाहते हो, etc जो भी बात रहती हैं। अब इस विधि के प्रवर्तक कौन थे? तो इस विधि के प्रवर्तक थे जे बी वाटसन। क्या नाम है दोस्तों?
J.B. वॉटसन। इनका पूरा नाम था जॉन ब्रॉड्स वॉटसन। क्या नाम था? जॉन ब्रॉड्स वॉटसन। आपको पूरे नाम भी याद रखना है। अब हम बात करें कि इनको याद कैसे करना है, तो याद करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको इतना सा याद रखना है, बहिर्दर्शन मतलब बाहर से, और यहाँ पर क्या लिखा है? वॉटसन। तो आपको आगे भी जो क्लासेस मिलेंगे उसमें आप इसको और को रिलेटेड कर पाएंगे। एक ही ट्रिक से आपके बहुत सारे शब्द बनते हैं। जैसे यहाँ पर बनेगा ट्रिक, जो बनेगी वो बनेगी बाहर से वॉट लगाइए। ठीक है, बाहर से वॉट लगाई अर्थात होता है बाहर मतलब बहिर्दर्शन, और वॉट से क्या हो जाएगा दोस्तों? वॉटसन। तो इस तरीके से भी हम इसको याद रख सकते हैं, यह इसको याद करने की ट्रिक है। अब थर्ड नंबर पर कौन सी आती है? तो थर्ड नंबर की विधि भी काफ़ी महत्वपूर्ण विधि है, क्योंकि इस विधि के ऊपर भी कई बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। थर्ड विधि कौन सी आती है? तो थर्ड आती है जीवन चक्र विधि। कौन सी विधि है? जीवन चक्र या जीवन व्रत। ठीक है, अब इसको किस दूसरे नाम से जाना जाता है? तो इसको केस हिस्ट्री मेथड भी कहा जाता है। किस विधि को? जीवन व्रत विधि को। अब इस विधि के प्रवर्तक कौन थे? तो इस विधि के प्रवर्तक थे टाइडमैन। आई होप कि अब आप इसकी ट्रिक आप स्वयं भी बना सकते हैं, आप जिस तरीके से याद रखना चाहें। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले इसकी विशेषताओं की बात करते हैं। तो यह विधि सर्वाधिक प्रयोग किस क्षेत्र में लाई जाती है? तो यह सर्वाधिक चिकित्सा के क्षेत्र में उपयोग की जाने वाली विधि है, और वर्तमान में शिक्षा के क्षेत्र में इस विधि का अधिकतम प्रयोग भी किया जाने लगा है। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट आता है कि इस विधि का प्रमुख उद्देश्य, इस विधि का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो व्यक्ति के किसी विशिष्ट व्यवहार के कारण की खोज करना। क्या होता है? व्यक्ति के किसी विशिष्ट व्यवहार के कारण की खोज करना। जैसे कि अगर कोई बच्चा जिद्दी है, तो वह बच्चा जिद्दी क्यों है? अगर वो बात बात पे जिद कर रहा है तो ऐसा क्या हुआ है कि वह जिद है? या फिर इस वक्त आप स्कूल नहीं आ रहे हैं, या कोई बच्चा स्कूल नहीं आ रहा है, तो उसके ना आने के पीछे क्या विशेष कारण है कि बार बार वो छुट्टियां क्यों मना रहा है? कुछ तो रीज़न रहा होगा कि वो बच्चा हर महीने 15 दिन की छुट्टियां मना रहा है। क्यों मना रहा है? तो इस चीज़ को जानने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब इसको याद कैसे करना है? तो इसको याद करने के लिए बहुत ही सरल सा तरीका है। जीवन का मतलब क्या होता है? लाइफ। ठीक है, तो आपको कैसे याद रखना है कि आपका जो लाइफ सर्कल होता है, व्रत मतलब सर्कल कह सकते हैं हम इसको याद करने के लिए। ठीक है, तो अगर आप इसको याद करना चाहो तो आपका लाइफ सर्कल कैसे चलता है? बहुत ज़्यादा टाइट चलता है। क्यों? क्योंकि आपके जीवन में कभी उतार आते हैं, कभी चढ़ाव आते हैं, कभी हंसी तो कभी दुख। जीवन कैसा है? तो आपका परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। आज खुश हैं तो हो सकता है कल आप दुखी हों। तो कुल मिला के किसी भी एक चीज़ का स्थायित्व नहीं है। तो आपका लाइफ सर्कल कैसा चलता है? टाइड। तो आपको याद रखना है कि जीवन चक्र टाइडमैन के द्वारा ही दिया गया है। ठीक है, हम नेक्स्ट की बात करते हैं कि नेक्स्ट विधि कौन सी है। तो नेक्स्ट विधि का हमारे नाम है, उसका नाम है मनोविश्लेषणात्मक विधि। कौन सी है दोस्तों? मनोविश्लेषणात्मक विधि। साथ में लिख भी रहा हूँ, आप साथ में स्क्रीनशॉट ले लें, या आप इसको साथ में नोट्स भी बनाते चलें। ठीक है दोस्तों, मनोविश्लेषणात्मक विधि, जैसा कि इस विधि को साइको एनालिटिक मेथड भी कहा जाता है। कौन सी? साइको एनालिटिक मेथड भी कहा जाता है। और इसके प्रवर्तक कौन थे? तो इसके प्रवर्तक थे सिगमंड फ्रायड साहब। कौन थे? सिगमंड फ्रायड। ठीक है, इसकी विशेषता क्या थी? तो इस विधि में व्यक्ति के अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? इस विधि में क्या होता है? तो व्यक्ति के अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि मनोविश्लेषणात्मक विधि में व्यक्ति के किस मन का अध्ययन किया जाता है, अचेतन, चेतन, अर्धचेतन, या इनमें से कोई नहीं, तो आपको क्या करना है? अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है मनोविश्लेषणात्मक विधि में। अब सिगमंड फ्रायड कहाँ के थे? दूसरा क्वेश्चन बनता है। तो यह थे ऑस्ट्रिया के। कहाँ के थे? ऑस्ट्रिया के। अब बात आती है कि सर हम इसको याद कैसे रखें। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो हमारे लिए यही समस्या है कि हम भूल जाते हैं, लेकिन अब आप यहाँ पर पढ़ेंगे तो भूलेंगे नहीं। इसको याद करने का बेहतर तरीका है
मनोविश्लेषण, आप किसी चीज़ का विश्लेषण कैसे करते हैं? अपने माइंड से करते हैं। तो आपको बस कुछ भी नहीं करना है, आपको इतना सा याद रखना है, भेजा फ्राई, जब भी भेजा अर्थात मनोविश्लेषण, जब भी ऐसी बात आती है तो इसके प्रवर्तक कौन रहेंगे? तो सिगमंड फ्रायड रहेंगे। सिंपल सा है, ठीक है। नेक्स्ट आती है आपकी 5th नंबर पर, वो आती है प्रश्नावली विधि। कौन सी आती है दोस्तों? प्रश्नावली विधि। अब प्रश्नावली विधि जो है ये भी महत्वपूर्ण है। इसके प्रवर्तक कौन थे? तो इसके प्रवर्तक थे वुडवर्थ। वुडवर्थ साहब कहाँ के थे? तो यह अमेरिका के थे। कहाँ के हैं? अमेरिका के। अब इसकी विशेषता क्या रही है? तो इस विधि का उपयोग केवल एक ही समस्या संबंध में विभिन्न व्यक्तियों के विचार जानने के लिए किया जाता है। किस बारे में किया जाता है? तो एक ही समस्या के संबंध में अनेक व्यक्तियों के विचार, किसके? अनेक व्यक्तियों के विचार जानने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। जैसे कि हम उदाहरण के लिए समझना चाहें, कोरोना चल रहा है। अब कोरोना के बारे में मैं आपसे पूछता हूं कि आपकी क्या राय है? तो इस क्लास में बैठे जितने भी बच्चे हैं उन सभी की अलग अलग राय होगी। फॉर एग्जाम्पल, कोई कहेगा कि चमगादड़ के द्वारा आया है, कोई कहेगा कि ये एक तरीके से देखा जाए तो प्रैक्टिकल में लीक हुआ एक वायरस है, कोई कहेगा कि यह सूप पीने से आया है। तो हर व्यक्ति के क्या होते हैं? अलग अलग सोच होती है और हर व्यक्ति के अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं। चीज़ क्या थी? सिर्फ एक के कोरोना क्यों आया। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा जब स्कूल में रहे हैं तो एक निबंध लिखने को आता था, वंडर ऑफ साइंस। तो अक्सर वंडर ऑफ साइंस का निबंध में से आप देखेंगे तो लगभग 60 से 70% हर व्यक्ति का मिलता जुलता रहता था। बाकी का जो था वो हर व्यक्ति की अपनी अपनी राय रहती थी। कोई व्यक्ति क्या सोचता है वो अपने विचार से लिखता है, उस बारे में मेरे क्या विचार हैं वो अलग रहेंगे, और आपके दोस्त के विचार हैं तो वो अलग रहेंगे। तो इस तरीके से एक ही समस्या के संबंध में अनेक व्यक्तियों को विचार जानना प्रश्नावली विधि के द्वारा ही जाना जाता है। अब नेक्स्ट विधि की हम चर्चा करते हैं। तो नेक्स्ट विधि कौन सी है? तो नेक्स्ट विधि है आपकी रेटिंग स्केल विधि। कौन सी है? रेटिंग स्केल विधि। अब रेटिंग स्केल विधि के प्रवर्तक का तो आज तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन इसका सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था? तो इसका सर्वप्रथम प्रयोग इंडियाना की न्यू होम कॉलोनी में किया गया था। कहाँ प्रयोग किया गया था सर्वप्रथम? तो इंडियाना की न्यू होम कॉलोनी में रेटिंग स्केल विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। इस विधि की विशेषता क्या थी? तो इस विधि में व्यक्ति के विचार एवं विशिष्ट गुणों का मूल्यांकन कहेगा। तो व्यक्ति के विशिष्ट एवं व्यवहार का, विशिष्ट गुणों एवं व्यवहार का मूल्यांकन उनके संपर्क में आने वाले व्यक्तियों से किया जाता है। जैसे कि आपके बारे में मेरे क्या विचार हैं, ठीक है। या फिर मैं किसी व्यक्ति की बात करूं कि मैंने सीता से पूछा कि गीता के बारे में तुम्हारी क्या राय है, तो वह अलग बताएगी, राम अलग बताएगा और मोहन अलग बताएगा कि इसके बारे में उसकी क्या राय है, उसका कैसा व्यवहार है, उसका चरित्र कैसा है, वह पढ़ने में कैसी है, उसे क्या पसंद है। तो हर व्यक्ति की अपनी अपनी अलग राय होती है, उसके द्वारा ही निर्धारण किया जाता है कि वह कैसा व्यक्ति है। नेक्स्ट आती है समाज मिति विधि। कौन सी आती है? समाज मिति विधि। अब समाज मिति विधि, इसको हम प्रवर्तक के रूप में बात करें कि प्रवर्तक कौन थे, तो इसके प्रवर्तक थे J.L. मोरेनो। कौन है? J.L. मोरेनो। और J.L. मोरेनो कहाँ के हैं? तो ये थे अमेरिका के। आपको सिर्फ प्रवर्तक ही याद नहीं रखना है वो कहाँ के निवासी हैं, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार सीटेट और रीट में, तो आपको ये भी याद रखना है। इस विधि की विशेषता यह है कि यह एक नवीन विधि है। कौन सी है? यह एक नवीन विधि है जिसका प्रयोग समाज मनोविज्ञान में किया जाता है। समाज मनोविज्ञान में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो आपको याद रखना है समाज मिति विधि का प्रयोग समाज मनोविज्ञान में किया जाता है। और लास्ट आती है आपकी प्रयोगात्मक या परीक्षण विधि, लेकिन उससे पहले हम इसकी ट्रिक को भी याद कर लें। तो आपको याद सिंपल सा रखना है,
कौन था यहाँ पे? मोरेनो। अब मोरेनो को याद हम कैसे रखें, ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसको याद करने का बड़ा ही आसान सा तरीका है कि समाज में जब हम जाते हैं तो वहाँ पर कभी कभी हमारी बेइज्जती भी कर देते हैं लोग। कुछ पूछते हैं तुम्हारा लड़का क्या करता है, तो हमें कभी कभी बताने में शर्म आ जाती है, या कुछ भी XYZ तरीके से आप कुछ भी याद रख सकते हैं। तो घर जाके क्या होता है कि हमें फिर मार पड़ती है, और मारते कैसे हैं? स्केल से। तो आपको याद रखना है कि स्केल से मारा। कैसे मारा? स्केल से मारा घर पे जाके। क्यों? क्योंकि अब समाज में इज्जत के कचरे करवाए आपने, तो फिर घर जाके आपके पिताजी ने स्केल से पिटाई की। तो हमने इसको भी याद कर लिया है। अब नेक्स्ट विधि आती है और लास्ट विधि है, जो कि वह कौन सी विधि है? तो वह है प्रयोगात्मक विधि। और प्रयोगात्मक विधि का दूसरा नाम क्या है? तो परीक्षण विधि। हम इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि 8 नंबर पर आती है प्रयोगात्मक विधि, और इसका दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है परीक्षण विधि। ठीक है। अब बात आती है कि इस विधि के प्रवर्तक कौन थे? तो इस विधि के प्रवर्तक थे विलियम वुंट साहब। कौन थे? विलियम वुंट साहब। और ये कहाँ के थे? तो ये थे जर्मन के। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि परीक्षण विधि के प्रवर्तक कौन थे, तो आपको याद रखना है कि परीक्षण विधि के प्रवर्तक थे विलियम वुंट। और परीक्षण विधि का दूसरा नाम क्या है? तो प्रयोगात्मक विधि है। ठीक है। अब इस विधि की विशेषता क्या है? तो इस विधि में चरों या घटनाओं के मध्य संबंधों का पता लगाया जाता है। क्या होता है? इस विधि में चरों या घटनाओं के मध्य संबंधों का पता लगाया जाता है। किस विधि में? संबंधों और घटनाओं के मध्य पता लगाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? परीक्षण विधि या प्रयोगात्मक विधि। तो आज की इस क्लास में हमने चर्चा की शिक्षा मनोविज्ञान की प्रमुख अध्ययन विधियों के बारे में, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे मनोविज्ञान के प्रमुख संप्रदाय और उनका शिक्षा में क्या योगदान रहा था, इसके बारे में। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।